नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस शो में हम करते हैं शामिल। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने क्वेश्चंस हमें भेज दीजिए फटाफट से। अगर कोई भी स्टॉक रिलेटेड सवाल आपके पास है तो फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। फटाफट देखते हैं रिकैप बाजार का आज और फिनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश देखने को मिला। तेजी के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई, नए रिकॉर्ड हाईज वापस अपने बनते हुए देखे। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 3.25 अंकों की तेजी रही, ये 65,480 पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंक चढ़कर 19,390 के आसपास क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा बढ़त हमने आईटी, बैंकिंग, फार्मा इंडेक्स में देखी। ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। एफआईज ने खरीदारी की आज के बाजार में 2134 करोड़ की। डीएस ने बिकवाली की 785 करोड़ के आसपास की। अब कल के लिए आउटलुक क्या है, क्विकली पूछ लेते हैं सर्वेंद्र और उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे शामिल। सर्वेंद्र बताइए कल के लिए आउटलुक क्या है? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ब्लू स्काई टेरिटरी, हम स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं तो अब तो सारे इंडाइसेस आई थिंक सारे के सारे ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहे हैं। तो अभी पुराना तो कुछ है नहीं जहां से हम ये देखें कि कहीं पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस तो कहीं नहीं दिखेंगे। अब सारे नए लेवल्स और सारे नए प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे। तो जिन तरह के स्तर चल रहे हैं, आई थिंक जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है, आप मान के चलेंगे कि भाई जो ब्रेकआउट हम जो लास्ट हफ्ते बात कर रहे थे कि भाई बहुत क्रूशियल हफ्ता है, ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, तो ब्रेकआउट हो गया है। तो उसी को मान के चलना पड़ेगा कि ब्रेकआउट हो गया है। और जब तक अब कहीं आप 18,900 19,000 के नीचे जब तक आप नहीं जाते हैं तब तक रुझान पॉजिटिव ही रहेगा और मार्केट का नेचर बाय ऑन डिक्लाइन रहेगा। बट जैसे मैंने बोला, थोड़ा ओवरबॉट मार्केट है तो थोड़ा संभाल के करें। और मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए जो मुझे रेंज लग रही है वो मुझे लग रहा है 19,200 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट्स बने हुए हैं और ऊपर में एक राउंड फिगर 19,500 के आसपास, 19,450 19,500 के आसपास आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है। तो आई थिंक अब क्रूशियल है यहाँ से, ये हफ्ता क्रूशियल है कि ब्रेकआउट सॉलिडिफाई हो जाए तो फिर ऊपर के बड़े टारगेट्स निकल सकते हैं। ओके, चलिए फिर आउटलुक मिला इंडेक्स पर कल के हिसाब से। फटाफट से ले लेते हैं सवालों को। ज्ञानेश कुमार ने सवाल भेजा है दिल्ली से। ज्ञानेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 350 शेयर हैं ओएनजीसी के 193 के रेट पे और 4 से 5 साल हो गया खरीदे हुए इसको। तो तो मैं इसको क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। होगा जब 4-5 साल आपने रखा है स्टॉक को तो हाँ, आपके भाव से तो नीचे ही है। 4-5 साल दिए ऑलरेडी सर्वेंद्र। ओएनजीसी को 193 की बाइंग अभी भी 32 रुपए का लॉस दे रहा है, क्या करें? देखिए, 5 साल से अगर बने हैं तो तकरीबन तो मुझे लगता है कि कहीं 6-7 रुपए, मतलब 6%, 5-6% तो इनको आराम से डिविडेंड यील्ड भी मिला होगा। तो एक 25% तो इनके एकदम एवरेज, एक 5% भी पकड़ूं, फिलहाल तो 6.25 की यील्ड दिख रही है, बट 5% भी मान के चलूं, जो कि ज्यादा ही रही होगी ओएनजीसी केस में, बट 25-30% इनके बन गए हैं डिविडेंड में, उसको भी इनको गिनना पड़ेगा। तो मोटा मोटी कहने का मकसद ये है कि कहीं तो ये मोटा मोटी थोड़ा प्रॉफिट में ही है, नुकसान में नहीं है। अगर 190 का कॉस्टिंग है तो आई थिंक 6-7 रुपए के हिसाब से इनको मिला होगा। 5 साल में 35 रुपए करीब इनको मिल गए होंगे। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट पे होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा बट कॉस्ट पे होंगे। अब जब इतना पेशेंस से इसको रख लिया है तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा रख लें, 15 वर्किंग डेज और रख लें, क्योंकि देखिए मार्केट का एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और कई बार क्या होता है जब इंडेक्स का नया ब्रेकआउट होता है तो जो लैगार्ड्स होते हैं वो कहीं कैचअप खेलने की कोशिश करते हैं। तो अगर अज्यूम कर लें कि ये 3 साल से नहीं चला स्टॉक, लैगार्ड है, तो शायद लास्ट लेग में कैचअप करने की कोशिश करे और थोड़ा आउट परफॉर्मेंस इंडेक्स को देने की कोशिश करे। इन सब नामों में वो संभावनाएं हैं मेरे हिसाब से। तो आई थिंक 15 वर्किंग डेज और दे दें। जब बाजार का भी नया नया ब्रेकआउट हुआ है तो पेशेंस से खड़े रहें। और इनको एक ट्रिगर बता देता हूँ, आई थिंक जैसे ही ये स्टॉक 195-200 के ऊपर निकलेगा, 200 के ऊपर बहुत सालों से नहीं गया है, टिका नहीं है, जैसे ही 200 के ऊपर जाके टिकेगा, जहां मेरे ख्याल से 17-18 के बाद से कभी गया नहीं है, उसके ऊपर टिक नहीं पाया है, तो आई थिंक शार्प मोमेंटम बिल्डअप होने की यहाँ पे बहुत उम्मीदें मुझे लग रही हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और 15-20 वर्किंग डे और दें, उसके बाद एक बार राय ले लें और अगर कुछ रहेगा तो समय इनको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, राकेश है अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस से। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, मैंने एनएमडीसी के शेयर लिए हैं 1500 क्वांटिटी, हमारी बाई प्राइस है 109। ओके, तो और ये एनएमडीसी स्टील का इससे डीमर्जर हुआ था तो वो सेपरेट यूनिट हो गई है।
तो मुझे एनएमडीसी वेल्थ मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव और डिविडेंड पर्सपेक्टिव से क्या कितना रखना उचित होगा? ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ग्रोथ, डिविडेंड दोनों पर्सपेक्टिव से हिसाब से सजेशन लेना चाहते हैं। इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल, क्या करें? देखिए मैं मिस कर गया, शायद इन्होंने अगर पहले लिया होगा तो इनको स्टील भी मिला होगा, तो ये क्या बोले स्टील मिला है कि नहीं मिला है वो मैं नहीं सुन पाया। अगर इनको स्टील मिला है तो इनके भाव से ऊपर ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि एनएमडीसी स्टील का भी आई थिंक 31 रुपए 2 भाव चल रहा था, जो मैंने जो लास्ट देखा था 43 रुपीज चल रहा है, तो आई थिंक प्रॉफिट में ही है, पूरी डील में ये प्रॉफिट में है अगर इनको एनएमडीसी स्टील मिला हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि डिविडेंड थोड़ा खाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको इस ट्रेड में बने रहना चाहिए, प्रॉफिट में भी है और आगे भी आई थिंक 80-90 के नीचे बहुत ज्यादा ये स्टॉक जाता नहीं है, गया नहीं है लास्ट 2-3 सालों से, उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, तो आई थिंक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन में है, बहुत ज्यादा डाउन साइड्स दिखती नहीं है। अगर 1.5-2 साल खड़े भी रह गए तो उतनी डिविडेंड डील भी मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। इनके सारे जो बोलते हैं चेक बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। ओके, मनोज है अगले कॉलर जयपुर से। मनोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं मनोज बोल रहा हूँ। मेरे पास में आडाजीन ट्रांसमिशन के शेयर है, 100 शेयर है 8 से 60 रुपए के एवरेज पे। तो मेरा व्यू जो है 6 महीने का है और मैं जानना चाहता हूँ, मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, एवरेज भी कर सकता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ मैं इसको होल्ड करूँ या सेल कर दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा लॉस में हूँ इसलिए। ठीक है, तो अदानी ट्रांसमिशन 860 की बाइंग है, लॉस हो रहा है, निकल भी सकते हैं, ओपन है ये, इसको लॉस बुक करके एग्जिट करने से क्या सजेशन रहेगा आपका? नहीं दीपाली जी, आपको मालूम है इन सब स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। सर्किट अप सर्किट डाउन में सारे चले हैं लास्ट, अगर आप इनके 3-4 महीने देख लें तो लोअर सर्किट में गिरा, फिर अपर सर्किट में 5-7 दिन चला, फिर लोअर सर्किट में गिरा। मैं पास करना चाहूंगा, इस पर मैं कोई राय नहीं देना चाहूंगा। ठीक है, मदन है अगले कॉलर देहरादून से। मदन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मुझे मेरा हैप्पीएस्ट माइंड के लिए थे 20 शेयर, तो इसको मैं देखना चाह रहा हूँ कि इट वाज अराउंड 1447 पर शेयर, अभी रेट इसका 900 कुछ हो गया, तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ या सेल कर दूँ उसे? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखें या निकल जाएं? हालांकि ये स्टॉक जब से करेक्ट हुआ इन लेवल्स के हिसाब से उबरा नहीं है, इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है, 900 950, नुकसान तो है इनको, क्या सजेशन रहेगा? देखिए आईटी स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स की हालत है कि गिरने के बाद खाली छोटे छोटे उछाल ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई मीनिंगफुल रैलीज नहीं बन पा रही हैं और प्रेशर बना हुआ है। अब देखिए काफी दूर है प्राइस से, दोनों तरफ से इनको अगर मैं बोल दूं यहाँ से निकल जाइए और 100-200 पॉइंट भी चल जाए तो लगेगा कि हम गलत पड़ गए, और अगर ना बोलूं और वापस अपने पीछे के लोस चैलेंज कर ले तकरीबन 800 के आसपास, तो भी लगेगा कि रह गए। तो आई थिंक मैं एकदम करंट सेटअप से इनको एकदम शॉर्ट टर्म राय देता हूं कि भाई देखिए एक 10-15 वर्किंग डेज इसको देख लीजिए बाजार के ब्रेकआउट के साथ, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से एक बार निकल भी जाएंगे उछाल में तो शायद इनको नीचे लेने के लिए मिल जाए। सो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राय है, बहुत क्लियर राय नहीं है, बट फिलहाल एक 10-15 दिन बने रह सकते हैं, बाजार के उछाल के साथ देख लें कि अगर इसमें कुछ इसको भी कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। ठीक है, विजय कुमार है पुणे से अगले कॉलर। विजय नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास कैम्स के 25 शेयर हैं, 3000 के रेट से लिए हुए हैं लास्ट ईयर फरवरी में, तो मुझे ये होल्ड करना है या मुझे आगे मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ अभी 1-2 साल और, तो आप थोड़ा अपना व्यू बताएं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कैम्स पर सवाल है, रख सकते हैं कुछ साल, 2290 पर ट्रेड कर रहा है, 700 रुपए का नुकसान है इनको, क्या सजेशन रहेगा? देखिए यहाँ पे तकरीबन वही हो गया कि काफी देर ज्यादा लंबे खड़े रह गए हैं, बट स्टॉक में मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ करेक्शन भी मुझे लग रहा है कि कहीं खत्म होने के चांसेस हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो एक बिल्ट इन हुआ तकरीबन 2000 के आसपास, तो 2000 के आसपास राउंड फिगर के आसपास इसने सपोर्ट लिया था जून के महीने में भी, और अभी 22 जून में भी इसने क्वार्टर में सपोर्ट लिया था, और मार्च के 23 मार्च में भी इसने उस क्वार्टर में वहां पे सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक अब विद इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप के लोएस्ट रिवॉर्ड एरियाज के आसपास है, तो जब तक 2000 के ऊपर बना है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें।
उछालों में अगर कहीं लगे ट्रेडिंग कर पाए और उछालों में अगर कहीं बेचना चाहें और उसको ट्रेड करना चाहे तो आई थिंक वो ये कर सकते हैं। 2650 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक बार दोबारा राय ले लें। अगर बेचने जैसा बना रिस्क रिवॉर्ड तो वहीं पे बनेगा, फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें। ओके, युवराज गुप्ता हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ। युवराज नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम मैंने ना बलरामपुर चीनी का फ्यूचर लिया हुआ है जुलाई मंथ का 396 पे, जो अभी 382 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे उसके बारे में जानना था कि क्या स्टॉप लॉस या मुझे क्या पोजीशन बना के रखनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आपका किस लेवल की बाइंग है बलरामपुर चीनी में? सॉरी मैम, समझ नहीं लगा मुझे। आपने बलरामपुर चीनी स्टॉक का जिक्र किया, क्या आपकी बाइंग किस लेवल की है स्टॉक में? मैम 396 पे मैंने बाय किया है फ्यूचर जुलाई मंथ का। फ्यूचर बाय किया है 396 के लेवल पर जुलाई मंथ का। पूछ लेते हैं क्या सजेशन इस पोजीशन पर सर्वेंद्र? देखिए, जब ट्रेडिंग प्ले पे निकले हैं तो ट्रेडिंग प्ले ही इसको रखना चाहिए इनको, और उस हिसाब से इनको स्टॉप लॉसेस समझ के चलने पड़ेंगे। आई थिंक जो पीछे के मुझे लास्ट 1-1.5 महीने में जो लोएस्ट लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन 370 के आसपास, आई थिंक 369.40 का इनका मैं स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखेंगे। कैश लेवल्स में दे रहा हूँ। 369.40 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें और ट्रेड में बने रहें, और उछालों में प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें। नेक्स्ट 7-8-10 दिन में, जैसे मैंने बोला, बाजार ने एक रुझान ऊपर का पकड़ा है, तो अगर 7 से 10 वर्किंग डेज में चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तब तक इन द मीन टाइम 369.40 का स्टॉप लॉस स्पॉट पे लगा के रखें। और ऊपर में 415-420 के बहुत ज्यादा ऊपर अभी फिलहाल निकल जाएगा ऐसा फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा है, तो ऊपर में प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें। इन दैट मीन टाइम, जैसे मैंने बोला, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ओके, चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। और सवाल पूछने के लिए राकेश खरबंदा है फरीदाबाद से। राकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार शिवानी जी। शिवानी जी, मैंने 100 शेयर ले रखे हैं GNA एक्सेल के 816 के रेट पे। हेलो। ओके, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? शॉर्ट टर्म मैडम। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू है GNA एक्सेल्स में 816 की बाइंग है, 862 पर ट्रेड कर रहा है, फिलहाल तो आपके भाव से नीचे है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या व्यू इनकी इस पोजीशन के लिए सर्वेंद्र? देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो है नहीं। जो स्टॉक दिन में 70-80 हजार शेयर ही ट्रेड होता है, तो उसमें आप ट्रेडिंग और क्या करेंगे, उसमें मोमेंटम प्लेस तो रहते नहीं है। आई थिंक लिया है इन्होंने कोई खबर पे, उसमें मुझे गैप अप दिख रहा है, कुछ अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, हो गए हैं। सो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। ट्रेडिंग इनका एंगल है, तो मैं इनको नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन का एक व्यू दे देता हूं। मुझे लगता है बेस्ट केस में ऊपर में 880 890 मुझे लगता है बेस्ट केस में, और नीचे में मुझे लगता है कि अगर किसी कारणवश इसका लेवल ये 844 का टूट गया तो वीकनेस भी आ जाएगी। तो प्योरली फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल 844 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में मैक्सिमम 890 तक के टारगेट्स की उम्मीद रखें, और एक 6 से 7 वर्किंग डेज के लिए व्यू होल्ड करेंगे। ओके, विनीत गुप्ता ने सवाल भेजा है अगला, आगरा से फोन लाइन पर हैं। विनीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास 50 शेयर्स हैं उसके, टाटा पावर के 231 के प्राइस पे, और उसमें मुझे क्या करना है बताइएगा, बस ये है। ओके, 231 के प्राइस पर आपके पास हैं टाटा पावर के 50 स्टॉक्स, आपके भाव से 10-11 रुपए नीचे कर रहा है कारोबार। क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र इस पोजीशन पर? देखिए, एक ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस एरिया पे कहीं इनके लेवल्स 230 के आसपास जहां ये बोल रहे हैं, ये उसका एक रेजिस्टेंस एरिया रहा है। जो स्टॉक तकरीबन अगर आप देखें तो सितंबर 2022 के बाद से 230 के बाद डिसाइसिवली नहीं जा पाया है। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो मोस्टली एक इन्होंने एक रेजिस्टेंस एरिया बाय किया है, और इस बार भी जब गया ऊपर में, अभी लास्ट 2 हफ्तों में कोशिश की इसने ब्रेकआउट की, बट आप देखिए कि 226 227 के आसपास से ही सेलिंग आ जा रही है। तो आई थिंक एक पेन एरिया में इन्होंने लिया हुआ है। 230 से काफी लोग फंसे रहेंगे, और आई थिंक कहीं क्योंकि 6-8 महीने से जा नहीं पा रहा है, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम ट्रैक्शन इसमें आ नहीं पाएगा जब तक 231 का ब्रेकआउट नहीं होता है। तो मेरी राय इनको यह रहेगी उछालों में निकल जाए, जितना 230 के करीब निकल सके आई थिंक निकलने की राय है, क्योंकि मोमेंटम भी कहीं मुझे लगता है धीमे धीमे साथ छोड़ रहा है स्टॉक का, तो जितना जल्दी हो सके इसमें से बाउंस में निकल जाए। ओके, अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है SMS के थ्रू रितेश ने
मुंबई से, और सवाल है इनका बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। 85 की इनकी बाइंग है और 300 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन इस पोजीशन पर? देखिए, पीएसयू बैंकिंग थोड़ा सा फ्लेवर जो है आई थिंक पकड़ रहा है वापस। जो एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन जो यहाँ थे वो कहीं पूरे हुए और लास्ट 4-5 दिनों में बाजार के साथ बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम यही मान के चलेंगे कि नेक्स्ट, जैसे हमने बोला, बाजार के लिए 10 से 15 वर्किंग डेज के लिए बने रहे ट्रेड में। ऊपर में इसका एक आंकड़ा है 85 का। आई थिंक वहां पे इसने लास्ट कुछ महीनों में 2-3 बार वहां पे सेलिंग आ गई 85-87 के आसपास। तो लार्जर ट्रैक्शन, लार्जर मोमेंटम पकड़ने के लिए जैसे ही आई थिंक 87 के ऊपर जाएगा तो और भी मोमेंटम आएगा। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है कि 85-87 तो आ ही रहा है, उसके बियॉन्ड निकला तो और भी अच्छे पैसे इनके बन सकते हैं। और साइकोलॉजिकल 100 मार्क्स से ये जो करेक्शन चालू हुआ था तकरीबन नवंबर 2022 का, आई थिंक उन लेवल्स को भी ये चैलेंज कर सकता है। 3 से 6 महीने अगर रखेंगे तो पॉसिबली वो लेवल्स भी चैलेंज होंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपकी होल्डिंग पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार। क्वेरीज लेते हैं आप सोशल मीडिया से, और ट्विटर से पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल एक भेजा है देवेश ने। वोल्टास पर 827 की बाइंग है, 372 स्टॉक्स हैं। दूसरा सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर 131 की बाइंग है। दोनों में 3 to 6 मंथ्स का व्यू है। जी देखिए, जहां तक रही वोल्टास की बात, आई थिंक स्टॉक अभी अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में है। बाजार के साथ अभी भी कुछ ट्रैक्शन या जान नहीं दिखा पा रहा है। सो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, 2-3 दिन 4 दिन और दे देते हैं। तो फिलहाल आई थिंक इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है, जिसके पिछले सपोर्ट भी इन्हीं एरियाज के आसपास थे। आई थिंक 740 750 पे लास्ट टाइम भी घुमा था, तो वहां से एक अच्छी रैली आई थी तकरीबन 850-900 की। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 740 750 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। जब तक उसके ऊपर बना हुआ है तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो होल्ड रखें, अगर चाहें तो 740 के नीचे कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस एक जरूर लगा के रखें। और दूसरा ट्रेड जो इनका है सिटी यूनियन बैंक का, वहां पे मेरी राय ये रहेगी कि जिस तरह का फ्लेवर अभी चला है बैंकिंग में, ये अभी अगेन बाजार के साथ पार्टिसिपेट किसी कारण से नहीं कर पा रहा है। इसके केस में भी मैं यही बोलूंगा कि सपोर्ट्स हैं और इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहे हैं तकरीबन 115-120 की रेंज में। तो आई थिंक जब तक उसके ऊपर बना है, जब तक 114 के नीचे जाके बंद नहीं कर रहा है, आई थिंक तब तक ट्रेड में यहाँ पे भी बने रहे। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं, आईटीसी पर 400 स्टॉक्स हैं, 450 की बाइंग है। आई थिंक काफी लेट आए हैं आईटीसी में। पार्टी ऑलमोस्ट मैच्योर है, या ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि पार्टी खत्म है, बट काफी लेट आए हैं। तो ट्रेडिंग प्ले ही इसको रखें, इसको गलती से भी इतने ओवरबॉट लेवल्स पे इसको पोजिशनल कैरी या डिलीवरी ना बनाए। मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास अभी स्टॉप लॉस बना रख लें और ट्रेड में बने रहें। जैसे मैंने बोला, एक 10 से 15 वर्किंग डेज और दे दें ट्रेड को, लेकिन कॉस्ट के आसपास जरूर एक स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, चलिए एक और सवाल लेंगे। और ये सवाल हमें जो मिला है ट्विटर पर ही पीयूष ने भेजा है, और सवाल इनका वी मार्ट को लेकर है। 2290 की बाइंग है, व्यू है 1 ईयर का। जी, मैंने बोला था। देखिए, अगेन थॉट वही है कि बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है। मैं देखता हूँ एवरेज तो 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, ऐसे एक एवरेज 40-50 हजार शेयर्स ही ट्रेड होते हैं इसमें। और क्लियर का डाउन ट्रेंड में है। तो फिलहाल तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसको देखूं तो फिलहाल क्लियर का डाउन ट्रेंड में जहां बाजार में आ चुकी है, बाजार ऑल टाइम हाई पे है, ये ऑलमोस्ट अपने कहीं 52 वीक लोज की रेंज की नीचे की तरफ ही है। तो आई थिंक जब तक 2400-2500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता, मुझे बहुत ज्यादा इसमें ट्रैक्शन लगता नहीं है। बहुत क्लियर व्यू नहीं है तो मैं कोई लेवल्स नहीं दे पाऊंगा, बट आई थिंक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। और मेरे हिसाब से तो उछालों में जैसे अगर बेच पाए और कॉस्ट के आसपास निकल सके तो निकलना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, और ये सवाल हमें अनुपम भेज रहे हैं। बंधन बैंक पर 800 रुपए की 800 स्टॉक से 185 की बाइंग है, 9 to 12 मंथ्स का व्यू है। इनफैक्ट राजन सिंह का ये सवाल है, माफ कीजिए, वाराणसी से। बंधन बैंक 185 की बाइंग, 800 शेयर्स, 9 से 12 महीने का व्यू। देखिए, इन्होंने काफी अच्छा, अगर इन्होंने 185 का भाव बोल रहे हैं तो इन्होंने अभी नहीं पहले लिया होगा, क्योंकि अभी तो 185 का भाव लास्ट कुछ महीनों में तो नहीं रहा है। तो प्रॉफिट में भी थे अच्छा, आई थिंक 270-280 तक भी गया होगा इनके लेने के बाद। आई थिंक थोड़ा अपने पीयर सेट में थोड़ा वीक स्टॉक है। काफी सारे बैंकिंग जहां अच्छे से चल गए हैं वहां
ये करेक्ट कर रहा है लास्ट 3-4-5 दिनों में जहां बाजार चल रहा है। तो आई थिंक ये मेरे लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि प्रॉफिट में भी है, यहाँ पे या उछालों में निकलने की कोशिश करें और किसी और दूसरे अच्छे बैंक या अच्छे अगर फाइनेंशियल में ही रहना तो कोई अच्छा फ्रंट लाइन लार्ज कैप PSU या प्राइवेट नाम देखें, उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। बट आई थिंक थोड़ा मुनाफा बांध लेने में भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि इसने अपना 200 दिन का दायरा तोड़ दिया है। लास्ट 5-7 दिनों से उसके नीचे ट्रेड हो रहा है और आज जब बाजार ने नया हाई बनाया उसने लो तोड़ा है। इसने अपने 4 दिन का लो तोड़ के उसके नीचे बंद किया है, जो एक अच्छी बात मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं है। तो आई थिंक निकल जाने में, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाने में ही अच्छा ही है। ओके, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, ये सजेशन है आपके लिए। और सवाल ले लेते हैं। और मनिल एक सवाल भेज रहे हैं पारादीप फॉस्फेट्स पर, अगर आप ट्रैक करते हैं या बता पाए इनके लिए सजेशन। 42 की बाइंग बता रहे हैं। पारादीप फॉस्फेट्स 350 स्टॉक्स हैं। मैं ट्राई करता हूँ। इसका प्राइस आपने क्या बोला? 62 रुपीज वाला स्टॉक है, राइट? डेटा तो देखिए यहाँ पे कम है, डेटा तो यहाँ पे कम है। डेटा तो यहाँ पे हार्डली कुछ 10-12 क्वार्टर्स का भी नहीं है। 10-12 भी ज्यादा बोल दिया मैंने। आई थिंक डेटा कुछ 5-6 क्वार्टर्स का ही है, तो बहुत ज्यादा इसमें मेरे पास देखने और करने के लिए कुछ नहीं है। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में मैं बोल दूं कि भाई ब्रॉडली 55 रुपए से 65 रुपए की एक रेंज दिख रही है। आई थिंक फिलहाल मेरे लिए यही रीडिंग है, 55 से 65 की रेंज है। रेंज का ब्रेकआउट हो गया और ऊपर में आई थिंक जब से लिस्ट हुआ है तब से आई थिंक 70 के आसपास इसने हाई रखा है, 72। तो आई थिंक कुछ नया ट्रैक्शन या कुछ नए बिल्डअप्स तब बनेंगे जब अपने 72 के लेवल्स को कहीं निकाल पाएगा। नहीं तो इन दैट मीन टाइम आप ये समझ के चलिए कि 55 से 72 की रेंज ही रहने वाली है। ओके, तो ये सजेशन पारादीप फॉस्फेट्स पर आपके भाव से ऊपर है, लेकिन क्या रेंज रह सकती है उस अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बनानी। चलिए सवाल इतने लेंगे। क्लोजिंग कमेंट सर्वेंद्र? जी बिल्कुल, शो पे आते हैं, ब्रॉड ओपिनियंस देने की कोशिश करते हैं, लाइव क्वेरीज भी जहां आ जाती है ले लेते हैं। तो दीज आर ऑल ब्रॉड ओपिनियंस। हम ब्रॉड ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, अपने निजी सलाहकार से बात करने के बाद ही कुछ करें। ओके, शुक्रिया आपका सर्वेंट शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।